नमस्ते टू ऑल। इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज़ ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हैं और यहाँ पर ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। ये क्वेश्चंस मोस्टली सब सेलेक्टेड एग्ज़ाम के पूछे हुए ही हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ आप अपना स्कोर भी करके चलिएगा कि आप 20 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। हम चलेंगे बेसिक डिटेल्स के 7 क्वेश्चन से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, आप टिक कीजिएगा अपना आंसर। नेम द जर्नल दैट वाज जॉइंटली ब्रॉट आउट बाय एडिसन एंड स्टील। ऑप्शन ए द टैटलर, ऑप्शन बी द पोर्ट्रेट, ऑप्शन सी द स्पेक्टेटर, ऑप्शन डी द मॉर्निंग न्यूज़। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इतना हम बात करें इसकी बेसिक डिटेल की, तो बात करेंगे जर्नल जो पूछा गया है इसका मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो पहले टाइम में जो दैनिक पत्रिकाएं होती थी, दैनिक पत्रिका बहुत ज़्यादा फेमस होती थी, अभी भी होती है, लेकिन तब कुछ और साधन नहीं था, तो दैनिक पत्रिका ही मेन जो है सोर्स होती थी किसी भी चीज़ को, किसी भी नॉलेज को, किसी भी काम से संबंधित नॉलेज के लिए। तो ये जो दैनिक पत्रिका थी, एडिसन और स्टील ने कौन सी एक दैनिक पत्रिका थी जो एडिसन और स्टील दोनों ने मिलकर जो है लिखी या जिसकी शुरुआत की। ये जो पत्रिका थी, अब इसकी बात करें आंसर की, तो ऑप्शन हमारा होगा सी करेक्ट। जिनका सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। द स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर जो थी एक बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ की दैनिक पत्रिका थी, जिसकी शुरुआत जो जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील ने की थी। ये स्टार्ट किया था इन्होंने 1711 में इंग्लैंड में, 1711 में इंग्लैंड में इसकी शुरुआत की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य, मेन एम जो था वो समाज के तौर तरीकों में सुधार करना और बौद्धिक चर्चाओं को बढ़ावा देना था। तो नेम द जर्नल दैट वाज जॉइंटली ब्रॉट आउट बाय एडिसन स्टील, दैट इज द स्पेक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, टिक कीजिएगा अपना आंसर। नेम द क्रिटिकल जर्नल ऑफ टॉरी। टॉरी जो था उसका क्रिटिकल जर्नल क्या था? आंसर टिक कीजिएगा अपना। ऑप्शन ए द क्वार्टरली, ऑप्शन बी मिसेलेनीज, ऑप्शन सी मिसेलेनिया, ऑप्शन डी टेक्ट्स। क्या आंसर होगा? हम बात करें इसकी बेसिक डिटेल की, तो ये पहले तो टॉरी ही क्या होता है? टॉरी एक राजनीतिक दल का नाम समझ लीजिए, एक राजनीतिक दल है। 1809 में इसकी स्टार्ट किया गया था, 1809 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके जो विचार थे, इसके जो समर्थन थे, इस विचार को, इसको सपोर्ट करने वाले ये टॉरी ग्रुप में आते थे। आंसर इसका है ऑप्शन ए द क्वार्टरली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द क्वार्टरली रिव्यू की शुरुआत जो है 1809 में टॉरी जो एक राजनीतिक दल था के विचार और नीतियों का समर्थन करने के लिए की गई थी। विशेष रूप से जो विग वाले थे, जो विग ग्रुप वाले थे, जो विग विचारधारा वाले थे, जिन्हें द एडिनबर्ग रिव्यू का जो भी कहा जाता है, उनका मुकाबला करने के लिए की गई थी। तो दोनों अपोजिट पार्टियाँ थी, उनका मुकाबला करने के लिए किया गया था। तो नेम द क्रिटिकल जर्नल ऑफ टॉरे, दैट इज़ द क्वार्टरली। जो टॉरे थी उसकी जो जर्नल था, क्रिटिकल पत्रिका थी, उसका नाम द क्वार्टरली था। नंबर क्वेश्चन 3, एसे ऑफ इलिया इज ए कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय फेमस एसेइस्ट। नेम द एसेइस्ट हु अज्यूम द पेन नेम इलिया। अब ये जो ऑथर, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। इन ऑथर के बारे में यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मतलब अगर इन पर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बन रहा है तो ये ज़रूर आएगा कि जो है इलिया नाम से कौन लिखते थे। मेन तो इनका यही है कि ऐसे जो इलिया नाम से कौन लिखते थे, उपनाम से, पेन नेम से, ये सिडोनिम से कौन लिखते थे। तो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। बात करें ऑप्शन ए विलियम हेजलिट, ऑप्शन बी चार्ल्स लैम, ऑप्शन सी डी क्विंसी, ऑप्शन डी ले हंट। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको टिक कर देंगे। आई नो दैट। एसे ऑफ इलिया का कलेक्शन, एसे का किसने लिखा, कौन से फेमस एसेइस्ट थे, पेन नेम से लिखते थे, इलिया नाम से। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन
बी करेक्ट होगा, चार्ल्स लैम। प्रिंस ऑफ एसेस भी इन्हें कहा जाता है। चार्ल्स लैम ने अपने प्रसिद्ध निबंधों के संग्रह के लिए इलिया नाम लिया जो अपनाया था। इलिया उपनाम से वो लिखते थे। जो इनके प्रसिद्ध जो ऐसे का कलेक्शन है एसेज ऑफ इलिया, इसमें इलिया नाम उन्होंने अपनाया था। ये निबंध पहली बार लंदन मैगजीन में जो है ये प्रकाशित हुए थे। ये वाले निबंध जो थे सबसे पहले लंदन मैगजीन में प्रकाशित हुए थे, जो अपने व्यक्तिगत और संवादात्मक लहजे के लिए जाने जाते हैं। काफ़ी फेमस है, जो व्यक्तिगत लहजा था उसके लिए काफ़ी फेमस थे, पर्सनैलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द क्रिटिकल जर्नल ऑफ द विग। ये क्वेश्चन ऊपर हमने समझा है। जो विग जो ग्रुप था, दल था, उसके क्रिटिकल जर्नल का नाम क्या था? उसकी पत्रिका का क्या नाम था? जो आलोचनात्मक पत्रिका थी दैनिक, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए टिक कीजिएगा अपना आंसर, रिव्यू। ऑप्शन बी डिस्कवरीज। ऑप्शन सी द एडिनबर्ग। ऑप्शन डी द क्वार्टरली। क्या नाम था विक वाले ग्रुप वाले जो थे उनके जर्नल का? अब इसकी बेसिक डिटेल को इतना हम देखते हैं। ये जो इसकी शुरुआत हुई थी 1802 में हुई थी, 1802 में हुई थी। और ये जो उदारवादी थे और राजनीति और साहित्य की प्रमुख आलोचनात्मक पत्रिका ये थी। जो विग वाले थे, टोरे वाले की कौन सी होगी? द क्वार्टरली। और विग ग्रुप वाले जो थे उनकी जो फेमस पत्रिका थी वो ऑप्शन सी टिक कीजिएगा आंसर में, सी करेक्ट है, द एडिनबर्ग। द एडिनबर्ग रिव्यू की शुरुआत 1802 में हुई थी और ये विग पार्टी और उदारवादी राजनीति व साहित्य की प्रमुख आलोचनात्मक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक्सपियर गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम थॉमस लॉज रोजलिंड एंड रॉट ए प्ले, आइडेंटिफाई दैट प्ले। विलियम शेक्सपियर ने इंस्पायर होकर थॉमस जो लॉज थे उनके रोजलिंड, थॉमस लॉज ने रोजलिंड लिखा, उसी से इंस्पायर होकर विलियम शेक्सपियर ने भी एक प्ले लिखा। उसका नाम क्या था? अपना आंसर टिक कीजिएगा। द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, मच अबाउट नथिंग, या ऑप्शन डी ट्वेल्थ नाइट। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? ये जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का, इससे ज़्यादा रिलेटेड और कोई जो है ऐसा नहीं होता है। बात करें इसकी तो थॉमस लॉज का जो रोजलिंड था ये एक प्रोज रोमांस था, प्रोज रोमांस कहा जाता है इसे, और ये 1590 का था। प्रोज रोमांस में ये आता है और इसके बारे में सिर्फ क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने कहाँ से, किस सोर्स से लिया था। इस क्वेश्चन को उलट कर भी दे दिया जाता है। आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी टिक कीजिएगा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एज यू लाइक इट जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा वो थॉमस लॉज के रोजलिंड से प्रभावित होकर लिखा था। इसके बेस को लेकर उन्होंने ये लिखा था। तो एज यू लाइक इट की सोर्स भी अगर आपसे पूछी जाती है तो उसमें थॉमस लॉज का रोजलिंड जो है आता है। विलियम शेक्सपियर ने अपने प्रसिद्ध पेस्टोरल कॉमेडी जो है, पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट का मुख्य जो प्लॉट था वो थॉमस लॉज के जो है प्रोज रोमांस रोजलिंड जो 1519 से था उससे लिया था। हु रोट द प्रोज रोमांस द न्यू एटलांटिस। द न्यू एटलांटिस नाम का एक प्रोज रोमांस है, गद्य है। प्रोज होता है गद्य, जिसमें कविता नहीं होती है, जो गद्य बेस होता है। तो किसने लिखा है द न्यू एटलांटिस? और ये एक प्रोज रोमांस है। ऑप्शन ए फ्रांसिस बेकिन, ऑप्शन सी जॉन लिली, ऑप्शन बी जॉन लिली, ऑप्शन सी थॉमस मॉरे, ऑप्शन डी रॉबर्ट ग्रीन। किसने लिखा है द न्यू एटलांटिस? ये जो है इसकी बेसिक डिटेल की बात करें 1626 में जो है पब्लिश्ड हुआ था। इसमें जो है मानव की खोज और ज्ञान के एक आदर्श द्वीप की कल्पना की गई है। एक द्वीप दिखाया गया है, मानव की खोज और ज्ञान के लिए एक आदर्श द्वीप दिखाया गया है, उसकी कल्पना की गई है। ये एक अधूरा यूटोपियन जो है उपन्यास या गद्य भी कहा जाता है। अधूरा
माना जाता है? यूटोपियन उपन्यास या गद्य रोमांस इसे कहा जाता है। और इसका आंसर अब टिक होगा ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन ने द न्यू एटलांटिस जो है सर फ्रांसिस बेकन द्वारा लिखा गया एक अधूरा यूटोपियन उपन्यास या गद्य रोमांस है जो 1626 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने मानव की खोज और ज्ञान के एक आदर्श द्वीप की कल्पना की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपना आंसर टिक कीजिएगा। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज। पिलग्रिम्स प्रोग्राम जो है जॉन बनियान ने लिखा है। इसका जो है ये क्या है? ऑप्शन ए एन एलेगरी, ऑप्शन बी ए प्रोफेटिक नॉवेल, ऑप्शन सी ए प्रोज रोमांस, ऑप्शन डी ए रोमांटिक नॉवेल। क्या है पिलग्रिम प्रोग्रेस जॉन बनियान का? आंसर अपना टिक कीजिएगा। इसकी इतना बेसिक डिटेल की बात करें तो ये जो वर्क है ये 1678 का है। 1678 का एक अंग्रेजी, इसे इंग्लिश जो लिटरेचर की सबसे प्रसिद्ध जो है एलेग्री माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द पिलग्रिम प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज एन एलेग्री। इस इंग्लिश लिटरेचर की जो बहुत ज़्यादा फेमस जो एलेग्री क्या होता है? रूपक कथा। हिंदी में रूपक कथा ये थी। रूपक कथा इसे माना जाता है। इसका जो मुख्य पात्र दिखाया है क्रिश्चियन, उसकी यात्रा के माध्यम से एक आम इंसान के जो आध्यात्मिक जीवन और स्वर्ग की खोज को दर्शाया गया है। इसमें एक कैरेक्टर दिखाया है, मेन कैरेक्टर क्रिश्चियन, वो यात्रा पर है और उसने आम इंसान की जो है आध्यात्मिक जीवन और स्वर्ग की खोज करते हुए दिखाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज एन एलेग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर आता है। जोनाथन स्विफ्ट रोट अबाउट वन ऑफ हिज नॉवेल्स गुड व्हाट ए जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक, आइडेंटिफाइड दैट बुक। जॉन स्विफ्ट ने एक बुक लिखी जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि गुड व्हाट ए जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक। वो नॉवेल कौन सा है? जॉन स्विफ्ट का कौन सा नॉवेल है जिसको उन्होंने बहुत अच्छा बताया है? ऑप्शन ए गुलिवर्स ट्रैवल, ऑप्शन बी सेडेनियस एंड वेनेसिया, ऑप्शन सी द बैटल ऑफ द बुक्स, ऑप्शन ए डी ए टेल ऑफ ए टब। कौन सा वर्क था जॉन स्विफ्ट का? आंसर टिक कीजिएगा। ये जो वर्क है 1704 का वर्क है उनका, 1704 का वर्क है। और किसके लिए उन्होंने ये फेमस जो है लाइन कही है, जिसका मीनिंग कहना है उनका कि जो धर्म और शिक्षा के पाखंड पर एक तीखा प्रहार उन्होंने किया था। इस लाइन को कहने का मतलब था उनका कि उन्होंने धर्म और शिक्षा का जो पाखंड था उस पर प्रहार किया था, तीखा आलोचना उसकी की थी। और ये वर्क है उनका ऑप्शन डी ए टेल ऑफ टब। ए टेल ऑफ टब जो है जॉन स्विफ्ट ने अपने जीवन के जो उत्तरार्थ में लास्ट फेज में एक शुरुआती व्यंग ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है ए टेल ऑफ टब। 1704 का वर्क है और इसमें इसको पढ़ते समय उन्होंने ये लाइन कही थी कि जो धर्म और शिक्षा के पाखंड पर एक प्रहार किया था और कहा था कि गुड व्हाट ए जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक, कि मैंने ये बुक लिखी और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रहार किया था धर्म और शिक्षा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अर्लियर बुक इंस्पायर्ड थॉमस मोर टू राइट हिज यूटोपिया। यूटोपिया वर्क लिखा थॉमस मोर ने और किससे इंस्पायर्ड होकर लिखा? ऑप्शन ए अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, ऑप्शन बी होमर्स इलियाड, ऑप्शन सी प्लेटोज रिपब्लिक, ऑप्शन डी दांतेज डिवाइन कॉमेडी। 4 ऑथर जो हैं, पहली बात तो यहाँ पर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 5 क्वेश्चन बल्कि। थॉमस मोरे का यूटोपिया है, अरस्तु का पोएटिक्स है, होमर का इलियाड है, प्लेटो का रिपब्लिक है, दांते का डिवाइन कॉमेडी है। ये सारे ही मैचिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं या ये क्वेश्चन रैंडमली पूछ लिए जाते हैं कि किसने कौन सा लिखा है। अब इसका क्वेश्चन आंसर टिक कीजिएगा आप। हम बात करेंगे इसके बेसिक डिटेल की। ये 1516 का ये प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया जो लिखी थी, एक समाज की रूपरेखा तैयार करने के लिए
जो है लिखी थी। सर थॉमस मोर ने कॉपी किया था। ऑप्शन क्या सही होगा इसका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सी। प्लेटो ने जब रिपब्लिक लिखी उससे प्रभावित होकर ही थॉमस मोर ने यूटोपिया लिखी। सर थॉमस मोर ने जो है 1516 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया लिखी थी। उन्होंने जो एक आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार करने के लिए जो है प्लूटो की क्लासिकल जो ग्रंथ था रिपब्लिक, उससे प्रभावित होकर उन्होंने लिखी थी, क्योंकि उन्हें क्या है आदर्श समाज की रूपरेखा तैयार करनी थी अपने इस वर्क में, यूटोपिया में। तो उन्होंने प्लूटो का जो है रिपब्लिक से जो है प्रभावित होकर इंस्पायर होकर लिखा था। तो विच अर्लियर वर्क इंस्पायर्ड थॉमस मोर टू राइट हिज यूटोपिया, दैट इज प्लूटोज रिपब्लिक। ए पैसेज टू इंडिया बाय E.M. फॉरेस्टर डील्स विद। E.M. फॉरेस्टर ने पैसेज टू इंडिया लिखा और इसमें जो डील्स बताया है किस मतलब क्या डील्स बताई गई है, किस पर आधारित बताया गया है। अपना आंसर टिक कीजिएगा। ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन सी द इंपीरियल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑप्शन डी रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ब्रिटिशर्स। कौन सा आंसर सही होगा? बेसिक डिटेल देखें तो E.M. फॉरेस्ट का जो है ये वाला पैसेज टू इंडिया है जो 1920 के दशक के जो ब्रिटिश राज्य की पृष्ठभूमि पर है। 1920 का जो टाइम पीरियड पर था उस पर आधारित ये वर्क है और ये दर्शाता है ए पैसेज टू इंडिया। ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन ए रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियंस एंड द ब्रिटिशर्स। E.M. फॉरेस्टर का ये उपन्यास 1920 के दशक में ब्रिटिश राज की जो पृष्ठभूमि में भारतीय और अंग्रेजों शासकों के बीच की जटिल नस्लीय और सांस्कृतिक जो संबंध का तनाव उन्होंने दिखाया इसमें है, क्योंकि दोनों अपने आप से ही इंडियन और ब्रिटिशर्स अपने आप में विपरीत हैं और इसी तनाव को उन्होंने इसमें दिखाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे टिक कीजिएगा अपना आंसर। विद व्हाट अदर नेम इज जॉर्ज इलियट नोन एज। जॉर्ज इलियट को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए मैरी एन किंग। ऑप्शन बी मैरी एन रेडी। ऑप्शन सी मैरी एन इवेंट्स। ऑप्शन डी मैरी एन विडी। क्या आंसर इसका आप टिक करेंगे? कौन सा आंसर इसका टिक किया जाएगा? हम बात करेंगे अब इसके बेसिक डिटेल की, थोड़ी सी बेसिक डिटेल। अब इसका आंसर जो है जॉर्ज इलियट के बारे में बात करते हैं। जॉर्ज इलियट विक्टोरियन युग के एक जो है महिला उपन्यासकार थी, फीमेल जो होती है नॉवेलिस्ट थी। जॉर्ज इलियट जो थी विक्टोरियन युग की एक महिला उपन्यासकार थी जिनका वास्तविक नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इन्होंने जो क्या किया था, जो पुरुष प्रधान समाज में अपने लेख को गंभीरता से लिखा। तो इन्होंने जब लिखा पुरुष समाज में, तब इन्होंने पुरुष उपनाम को अपनाया था। उन्होंने जॉर्ज इलियट नाम अपनाया था। थी क्या वो? एक फीमेल नॉवेलिस्ट थी। यहाँ पर जो नाम है सारे फीमेल नॉवेलिस्ट के हैं और जॉर्ज इलियट आपने देखा होगा कि मेल का है। तो इन्होंने क्या मेल नाम अपनाया था जॉर्ज इलियट। और ये कौन थी? ऑप्शन सी मैरी एन इवेंट्स। मैरी एन इवेंट्स ने जो है जॉर्ज इलियट नाम से पुस्तकें लिखी, वर्क लिखे, उपनाम से लिखती थी वो, क्योंकि उस टाइम पे पुरुष प्रधान था तो लिखना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए नाम पुरुष का अपनाया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल इसकी। हु रोट द ऑप्शन, क्वेश्चन अपना टिक कीजिएगा, आंसर टिक कीजिएगा। हु रोट द हार्ट ऑफ द मैटर। द हार्ट ऑफ द मैटर किसने लिखा है? ऑप्शन ए हैग वेलपोली। ऑप्शन बी विलियम गोल्डिंग। ऑप्शन सी एल्डस हक्सले। ऑप्शन डी ग्रेहम ग्रीन। किसने लिखा था द हार्ट ऑफ द मैटर? आंसर टिक कीजिएगा। बेसिक डिटेल देखें तो ये 1940 में विशेष जो था ये ब्रिटिश लेखक थे और ये बहुत ही पॉपुलर उपन्यास था जो पश्चिम अफ्रीका में सेट है और नैतिक व धार्मिक संघर्षों पर आधारित था। उस टाइम में जो नैतिक था, जो पाखंड था,
धर्म में जो पाखंड दिखाया जाता था उसका विरोध मतलब बहुत ज़्यादा होता था। एक ही ग्रुप बने हुए थे, मानने वाले और ना मानने वाले। तो द हार्ट ऑफ द मैटर भी जो है नैतिक और धार्मिक संघर्ष पर आधारित एक नॉवेल है, और ये है किसका? ऑप्शन डी, ग्रैहम ग्रीन का एक नॉवेल है द हार्ट ऑफ द मैटर। द हार्ट ऑफ द मैटर 1948 एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक है ग्रैहम ग्रीन द्वारा लिखा गया है, और ये एक बहुत अच्छा उपन्यास है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम मशीन, द टाइम मशीन बाय H.G. वेल्स इज अ। H.G. वेल्स ने द टाइम मशीन लिखा, वो क्या है? ए साइंस फिक्शन, ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल नॉवल, ऑप्शन सी हिस्टोरिकल नॉवल, ऑप्शन डी प्रोफेटिक नॉवल। क्या है द टाइम मशीन? बेसिक डिटेल के देखिए, अपना आंसर टिक कीजिएगा। तो ये जो है 1895 में लिखी हुई है। 1895 में रचित ये द टाइम मशीन जो है इंग्लिश साहित्य के क्लासिकल जो है साइंस बेस्ड साइंस फिक्शन माना जाता है, जिसमें समय यात्रा टाइम ट्रेवल को जो है दिखाया गया था। तो द टाइम मशीन क्या है? एक साइंस फिक्शन है जिसे टाइम ट्रेवल की अवधारणा को लोकप्रिय ने बनाया था। टाइम ट्रेवल इसमें दिखाया गया था। H.G. वेल्स का आंसर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द मॉडर्न नॉवेल? किसने स्टार्ट किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडर्न नॉवेल में? ऑप्शन ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन बी जेम्स जॉयस, ऑप्शन सी D.H. लॉरेंस, ऑप्शन डी विलियम डी मॉर्गन। किसने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को स्टार्ट किया था? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम में जो है आता है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसमें जो है कन्फ्यूजन भी रहता है, लेकिन किसको सही माना जाता है उस पर बात करेंगे। इसके आंसर को देखें तो इसका आंसर जो सही होता है जेम्स जॉयस। दूसरा आंसर आता है इसका वर्जीनिया वुल्फ। दोनों के नाम आते हैं, लेकिन ऑप्शन बी जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा वरीयता दी जाती है ऑप्शन बी को, जेम्स जॉयस को, क्योंकि साहित्य में इस शब्द को मनोवैज्ञानिक जो थे विलियम जेम्स ने दिया था। विलियम जेम्स ने दिया था, लेकिन जो आधुनिक उपन्यास में इसकी तकनीक को जो मुख्य रूप से था यूज़ किया था, वो एक तो डोरोथी रिचर्डसन थे, जेम्स जॉयस थे और वर्जीनिया वुल्फ थे। ये तीन थे। जो दिया था वो विलियम जेम्स थे देने वाले। जो साहित्य में कल्चर में पीछे दिखाया जाता है, पीछे मतलब पुराने में मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स थे, लेकिन जो मॉडर्न नॉवेल थे उसमें उन्होंने डोरोथी रिचर्डसन थे, एक वर्जीनिया वुल्फ थी, एक जेम्स जॉयस थे। इन्होंने यूज़ किया था, इन्होंने जो इसे फेमस किया था। अब इसमें जो आंसर माना जाता है, हालांकि वर्जीनिया वुल्फ भी करेक्ट है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है बी को वरीयता दी जाती है, ऑप्शन बी को, जेम्स जॉयस। अगर आपके सामने दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो आप दोनों भी टिक करेंगे। जैसे कई बार क्या ऑप्शन आ जाता है कि बोथ ए और बी, तो वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस दोनों होंगे, अदरवाइज जेम्स जॉयस को इम्पोर्टेंट देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 15 पे आंसर टिक कीजिएगा। हैप्पीनेस इज व्हाट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन इन विच फेमस नॉवल ऑफ हार्डी डज दिस सेंटेंस अपीयर? ऑप्शन ए टेस्ट ऑफ द डी योर वेरिलिस, ऑप्शन बी ए पेयर ऑफ ब्लू आइज, ऑप्शन सी फार फ्रॉम द मेटिंग क्राउड, ऑप्शन डी द मेयर ऑफ कासर विज। कहाँ पर जो है जो ऑथर हैं थॉमस हार्डी, उन्होंने ये लाइन कही है कि हैप्पीनेस इज अ बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जर्नल ड्रामा ऑफ पेन। ये अपने किस प्ले में उन्होंने दी है, किस नॉवल में उन्होंने दी है? बेसिक डिटेल इसकी यही है कि 1886 का ये नॉवल है। 1886, बस 1886 का जो है ये नॉवल है, और बहुत ज़्यादा फेमस नॉवल है थॉमस हार्डी का। और आंसर इसका द मेयर ऑफ कासरविज। थॉमस हार्डी के प्रसिद्ध जो नियतिवाद पे आधारित था, पेसिमिस्टिज्म पर आधारित था द मेयर ऑफ कासरविज 1886 का, और वहीं पर ये जो लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 16, हु इज क्रिएटेड एन इमेजिनरी रीजन वेसेक्स इन विच हिज नॉवल आर सेट?
हु क्रिएटेड एन इमेजनरी रीजन वेसेक्स, वेसेक्स जो नॉवल होते हैं इन विच हिज नॉवेल्स आर सेट। ऑप्शन ए थॉमस हार्डी, ऑप्शन बी जॉर्ज इलियट, ऑप्शन सी विलियम थैकरे, ऑप्शन डी जॉर्ज मेरेडिथ। क्या आंसर होगा? किसने क्रिएट किया था इमेजनरी रीजन ऑफ वेसेक्स? अपने जो है नॉवल की सेटिंग में किसने यूज़ किया था वेसेक्स को? एक इमेजनरी रीजन, एक प्लॉट, एक स्थान, एक सेटिंग, किसने यूज़ की थी? आंसर अपना टिक कीजिएगा। आंसर होता है सही थॉमस हार्डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। थॉमस हार्डी ने अपने अधिकांश उपन्यास और कविता की पृष्ठभूमि जो दिखाई दी थी, यूज़ की थी, वो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में एक वेसेक्स है। ये काल्पनिक है, हालांकि एक दक्षिणी पश्चिम इंग्लैंड में उन्होंने वेसेक्स नाम के काल्पनिक क्षेत्र या काउंटी का निर्माण किया था। उन्होंने दिखाया था कि दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड में है और अपनी तरह से वेसेक्स नाम उसका रखा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हु क्रिएटेड एन इमेजनरी रीजन वेसेक्स, थॉमस हार्डी। हु इज़ द ऑथर ऑफ इवैनहो, इवैनहो के ऑथर कौन है? ऑप्शन ए फील्डिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन डी टी स्मॉलेट। कौन है? इसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो ये एक बहुत ही फेमस जो है ऐतिहासिक नॉवेल है, हिस्टोरिकल नॉवेल है, जो मध्यकालीन इंग्लैंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है। और ये लिखा किसने है? इवैनहो किसने लिखा है? सर वॉल्टर स्कॉट ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इवैनहो 1819 में पब्लिश्ड। इवैनहो 1819 सर वॉल्टर स्कॉट का एक जो है फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए। पिकारेस्क्यू नॉवेल इज ए नॉवेल हुज? ऑप्शन ए हीरो इज ए हैंड पेक्ड हस्बैंड, ऑप्शन बी हीरो इज ए किंग, ऑप्शन सी हीरो इज ए विलन, ऑप्शन डी हीरो इज ए वॉन्डरिंग लव। जो पिक्चर्स इस नॉवेल होते हैं उसमें हीरो किस तरह से दिखाया जाता है, क्या क्वालिटी है उसकी, बस क्वालिटी क्या दिखाई जाती है उसकी, कि उसका हीरो किस तरह का होता है। तो पिक्चर्स की जो शब्द है वो स्पेनिश शब्द पिकारो से लिया गया है और इसका अर्थ जो होता है, जो मीनिंग इसका होता है वो तो है दुष्ट या आवारा। इसका मीनिंग होता है, ये स्पेनिश वर्ड से लिया गया है पिकारो से और इसका मीनिंग होता है आवारा। अब कहीं ना कहीं आप आंसर गैस कर सकते हैं। आंसर होगा हीरो इज अ वॉन्डरिंग लव, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। घुमक्कड़ घुमंतु। पिकारेस की जो शब्द है स्पेनिश से पिकारो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आवारा या घुमंतु। पिकारेस्क भी बोलते हैं इसे, पिक्चरस भी बोल देते हैं इसे, पिकारो वर्ड से हालांकि ये बना है। तो पिकारेस्क जो शब्द है ये उपन्यास जो होते हैं, इसका जो नायक दिखाया जाता है एक आवारा, घुमंतु या चालाक कैरेक्टर का होगा, जो समाज के निचले स्तरों पर जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। जो निचले लो लेवल के जो होंगे साइंस, उन पर रहने का संघर्ष करता हुआ उसे दिखाया जाता है। ए पिकारेस्क नॉवेल इज ए नॉवेल हुज हीरो इज ए वॉन्डरिंग लव। क्वेश्चन नंबर 19। ब्लैंक इज नोन टू बी ए नॉवेल विदाउट ए हीरो। किस तरह के नॉवेल जो हैं विदाउट हीरो वाले नॉवेल कहे जाते हैं? जिसमें हीरो नहीं होता उन नॉवेल्स को क्या कहा जाता है? मतलब कौन सा नॉवेल है जिसमें हीरो नहीं है? ए नॉवेल विदाउट ए हीरो। ऑप्शन ए इवेलिना, ऑप्शन बी वैनिटी फेयर, ऑप्शन सी मैरिज, ऑप्शन डी प्राइड एंड प्रेजुडिस। कहाँ पर हीरो नहीं मिलेगा आपको किस नॉवेल में? अब इसकी बेसिक डिटेल की बात करें तो मैकफिश थैकरे जो थे, विलियम मैकफिश थैकरे थे, उन्होंने लिखा था 1848 में। इसका जो है इस नॉवेल की बात करें, इस आंसर की बात करें तो ऑप्शन होगा हमारा बी करेक्ट। बी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। वैनिटी फेयर इज नोन टू बी ए नॉवेल विदाउट ए हीरो। विलियम मैकफिश थैकरे के एक प्रसिद्ध उपन्यास वैनिटी फेयर जो है का उपशीर्षक जो है इसका उपशीर्षक जो है सब टाइटल ये है कि ये नॉवेल विदाउट ए हीरो।
वैनिटी फेयर का पूरा नाम देखा जाए तो वैनिटी फेयर ए नॉवेल विदाउट ए हीरो ही है, क्योंकि इसमें जो है पारंपरिक रूप से कोई पात्र पूरी तरह से नायक के गुणों वाला नहीं है। इस नॉवेल में कोई भी मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर इसमें हीरो के गुण हैं। इसका मेन पात्र जो वैकी शार्प है यहाँ पर, और एक जो एक एंटी हीरोइन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द थीम ऑफ कॉमर्स इज बोरेड फ्रॉम कॉमर्स की जो थीम है किसने लिखा है? कॉमर्स बेसिक का कौन सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर भी टिक कीजिएगा। कॉमर्स लिखा किसने है ये भी बताइएगा। इसकी थीम कहाँ से ली गई है कॉमर्स की? तो ये थीम ली गई है ऑप्शन सी, ओडेसी से बोरो की गई है कॉमर्स की थीम। यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब आप अपना स्कोर देखिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए होंगे। यहाँ पर क्या स्कोर आपका होता है। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।